नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो अभी लेटेस्ट ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है, उसका आज का टेस्ट यानी कि देख सकते हैं 24 दिसंबर 2025 का टेस्ट नंबर 18 का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट है क्योंकि ये अपडेटेड है डेली का, जैसे आज का है तैयार किया हुआ, तो इसलिए ये सभी में करंट अफेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपडेटेड करंट अफेयर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आपको 17 टेस्ट जो है करवा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सभी टेस्ट है और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको पूरे टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री बने हैं। तो विश्व का पहला एआई जनरेटेड मंत्री कौन बना है? तो ये है डीएला। कौन है? डीएला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये कहाँ का बना है? तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में, अल्बानिया के जो पीएम मंत्रिमंडल में ये शामिल है डीएला। ये पहला एआई जनरेटेड मंत्री बना है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। क्या किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको। अगर पूछे क्या भारत में पहला एआई स्कूल ये कहाँ पर खोला गया है? तो केरल में खोला गया है, केटी सिटी स्कूल। ठीक है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय अगर पूछे एआई विश्वविद्यालय तो कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में खोला जा रहा है। भारत का पहला एआई औद्योगिक शहर पूछे है ना, औद्योगिक सिटी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ को, कहाँ? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान रखना आपको एआई से रिलेटेड। ठीक है, चलिए। और पहला एआई आंगनबाड़ी अगर पूछे तो वो भी कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, महाराष्ट्र में पहला एआई आंगनबाड़ी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में क्या? एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 12% कम पर खरीदा होता और इसे 69 रुपये कम में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज में दिया हुआ है यहाँ पर सारी चीज़ें, लेकिन रुपया में यहाँ पर 69 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और ये है क्या? तो 69 रुपये कम में बेचता। ठीक है, यानी कि 69 रुपये कम में बेचता, यानी कि पहले कितना? 24% लाभ में बेचा। और यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और 69 रुपये कम में बेचता, इसका मतलब क्या है मालूम? ये जो विक्रय मूल्य में अंतर दिया हुआ है, ठीक है, जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ? विक्रय मूल्य में अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ पर बराबर में 69 करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, पहले क्या है? 24% लाभ पर बेचा, यानी कि ये क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि आप है ना, देखिए जिनका भी मैथ थोड़ा सा भी वीक है तो आप कॉपी और पेन साथ में रखिए और साथ में मेरे साथ बनाते जाइए, है ना, वीडियो पॉज करके, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 24% लाभ पर बेचा, यानी कि बेचा यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 124/100। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका x है, तो x लिखने की जरूरत नहीं है, मान के चलते हैं 1 है ना, तो आसान होगा। 1 मान के चलते हैं, क्या क्रय मूल्य जो है उसका 1 है। ठीक है, लास्ट में क्या करें? 1 का ही मान निकाल लेंगे, जैसे x का निकालते हैं उसी तरह 1। तो यहाँ पर 1 इंटू गुना करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बराबर ही होगा, इसलिए 1 को रहने देते हैं, उसको मान के चलते 1 यानी टोटल होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य होता है। तो ये क्रय मूल्य में जब ये 24% लाभ पर विक्रय मूल्य गुना किए तो 124/100 आ गया। ठीक है, ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर क्या बोला? यदि, आप देखिए दूसरा कंडीशन है, यदि उसने 12% कम पर खरीदा होता, तो 12% कम खरीदा होता यानी 12% खरीदा, तो इसका क्या होगा? 12% का अगर मान निकालेंगे तो 12 अब बटे में 100 आएगा, तो ऊपर से काटिएगा 4 से, तो 4 तिया 12 और नीचे काटेगा 25 चौक 100। कम पर खरीदता हो यानी कि 25 में से 3 घटाइए, यानी कि 22/25, है ना, ये हो गया क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। लेकिन हमको क्या विक्रय मूल्य में अंतर निकालना है, तो ये क्रय मूल्य होता 69 रुपये कम में खरीदा होता तो 20% का लाभ होता, तो लाभ के इसमें गुना कर देंगे तो यह क्या होता है? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य में लाभ का होल वैल्यू गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो क्या होगा? 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? तो 20 नीचे में 100 करेंगे परसेंट का, तो 20 पंचे 100, और लाभ है तो 5 ऊपर जोड़िएगा एक में, तो 6/5 क्या होगा? 6/5। अब देखिए ये भी है विक्रय मूल्य और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य। ये दोनों में अंतर कितना? 69 रुपये कम में खरीदा होता है, यानी कि उधर 69 यहाँ पर बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक का मान निकालेंगे, वही आंसर आ जाएगा। इसको निकाल लेते हैं, एक का मान कैसे निकालना? देखिए नीचे 100 यहाँ पर है और यहाँ क्या? 25 गुना 25 यानी 125 है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 और 125 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 500। ठीक है, 500 को जब 100 को गुना करेंगे 5 बार में 500 आ जाएगा, तो इसको भी 5 से गुना करिए तो कितना होगा? 5 से 500 और 24 पंचे 120 यानी 620 आएगा ये यहाँ पर, है ना, 620 और माइनस यहाँ पर अंतर था
तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 125 गुना 4 करेंगे तो 500 आएगा, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 से गुना करेंगे 22 गुना 6 गुना 4, तो 6 गुना 4 कर दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 24, 24 का गुना 22 क्या होगा, तो 24 और 22 का गुना करेंगे तो बीच में क्या आ रहा है 23, 23 का वर्ग करिएगा कितना आएगा 529, एक घटा दीजिए वही आएगा 529 आएगा, ठीक है 528 एक घटा दीजिए। जब भी किसी दो अंतर हो, जैसे कि जैसे 8 और 10 का गुना करना है, ठीक है, तो क्या करना है बीच में जो आ रहा है ना उसका वर्ग करके घटा दीजिए, वही गुणनफल आएगा उसका, ठीक है। यानी कि 22 और 24 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 22 और 24 को जब गुना करेंगे 23 का वर्ग कीजिए घटा दीजिए 528 आएगा, 500 620 में से 528 घटा दीजिए, तो ये ना क्योंकि अंतर यहाँ पर, तो ये क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या मामला, यहाँ पर क्या आया आपको लास्ट में यहाँ पर दिखाते हैं, ये जो कैलकुलेट करके ये इतना आया है और ये आया, ठीक है। यहाँ पर एक बार आपको फिर से लिख देते हैं जो आया अभी ये वाला, ठीक है, जो अभी है, यानी कि क्या है ये 620 माइनस 528, अब बटा में कितना 500, अब बराबर में 69, ये आया आपका, ठीक है। अब इसको घटाइए 620 में से 528 घटाइए तो 528 और कितना 72 जोड़ेंगे 600 होगा, 72 और 20 कितना होगा 92, यानी कि ये क्या है टोटल 92 है, ठीक है, ये 92 है और ये कितना 69 है, तो 23 से दोनों कट रहा है, तो यहाँ पर काटिए 23 चौक 92 और यहाँ पर 23 तिया 69, ठीक है। अब 4 से इसको काटिए यहाँ पर तो 125 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अब देखिए एक का मान है, एक का मान निकालना है तो 125 का उधर करिए, इधर बचा कुछ नहीं, बटे में खाली 175 बचा हुआ है, तो इधर 3 में इधर गुना कर दीजिए, तो एक का मान क्या होगा 125 गुना 3 375 है ना, 125 गुना 3 375, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ गया 375, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बनाना कैसे, सिंपल चीजें पहले ये थे क्या, विक्रय मूल्य में अंतर कर देना, ठीक है। ये विक्रय मूल्य ये था और ये क्या है, इसको भी विक्रय मूल्य बना दिया, दोनों में अंतर करके ये कर दिए, एक का मान निकाल दिए, आपका आ गया 375, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, पेटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, तो पेटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, ये घुटना में पाया जाता है, कहाँ घुटना में पाया जाता है। इसी तरह एक हड्डी पूछा जाता है आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला हड्डी ये कहाँ पाया जाता है, टिबिया और जो फिबुला हड्डी है ये कहाँ पाया जाता है, तो घुटना और टखने के बीच यानी कि निचले पैर में स्थित होता है ये टिबिया और फुबिया, यानी टांग की हड्डी ये भी है टिबिया और फिबुला, ठीक है। रही बात क्या, हड्डी, हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है मालूम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, और फिर आता है क्या, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है ना, दोनों चीज ध्यान रखना है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिगामेंट, क्या लिगामेंट कहलाता है, ठीक है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ये कहलाता है टेंडन कहलाता है, ठीक है, टेंडन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, तो जांघ में होती है, फीमर की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या होता है, अस्टेपिज हड्डी होता है, जो कि कहाँ पाया जाती है, तो वो कान में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आचरण जांच किसके द्वारा की जाती है, ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आचरण की जांच है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में मालूम है ना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में और हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है ना, ये दो एक चार को इधर जब करते हैं तो 114 124 हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो जस्टिस न्यायमूर्ति मतलब अभी कौन है, तो सूर्यकांत है ना, 53 में मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था। 2004 में अगर और कुछ बात करें तो देखिए 21वीं सदी का सबसे शक्तिशाली विनाशकारी भूकंप आया था हिंद महासागर में, जिसे सुनामी कहा गया था, है ना, सुनामी जो कि सुमात्रा के तट पर 9.1 और 9.1 से 9.3 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, है ना, मतलब लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। 2004 में ये सबसे बड़ा भूकंप आया था, सुनामी आया था, 2004 की बात है। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना भी कब हुआ था, गठन 2004 में हुआ था। और जीमेल जो सेवा की शुरुआत है ना, जीमेल जो करते हैं आप लोग, तो जीमेल सेवा की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2004 से जीमेल सेवा की शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है, तो नटाल कांग्रेस वर्ष का स्थापना कब हुआ था, 1894 में हुआ था, कब 1894 में हुआ था। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, तो 1894 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है ये भी पारित हुआ था 1894 में। नेक्स्ट क्या, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, तो भूमि विकास बैंक का कार्य दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। असत्य मिलान का चयन करें, असत्य मिलान यानी गलत मिलान कौन सा है, भारत की पहली चीता सफारी प्रारंभ जो है ये कूनो नेशनल पार्क में हुआ था, तो ये सही है ना, कूनो नेशनल पार्क काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहीं पर है ना, दक्षिण अमेरिका और नामीबिया से जो चीता लाकर
रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है, ये भी सही है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, ये इंदौर, ये गलत है। पहला भारत का झुग्गी मुक्त शहर जो है चंडीगढ़ बना। कौन? चंडीगढ़, याद रखना है, ठीक है। और इंदौर से क्या याद रखना है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। अब भिखारी मुक्त शहर पूछेगा तो वो हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, ठीक है। वाटर प्लस सिटी पूछे तो इंदौर हो जाएगा, ठीक है। बाकी झुग्गी झुग्गी मुक्त शहर कौन सा हो गया? चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहीं पर गलत था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। भारत का पहला मित्र पार्क का निर्माण जो है ये किया गया कहाँ? मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वार एंड पीस है ना, युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो लियो टॉल्स्टॉय की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 में क्या है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली, है ना, यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे यात्री उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर गाड़ी में 248 यात्री थे, यानी कि लास्ट में जो शेष बचा है वो कितना बचा है? 248 बचा है, ठीक है। तो आरंभ में कितना था? तो आरंभ में वही मान के चलेंगे क्या? एक है ना, एक से ही निकाल देंगे। देखिए कि आरंभ में यात्री था एक और पहले स्टेशन पर इतना उतर गया, तो शेष कितना बचा? शेष की लास्ट में दिया हुआ है, तो शेष हम लोग को लिखते जाना है। तो जैसे 1/3 यात्री उतर गया तो शेष कितना बचा? 2/3 ना, 3 में से ऊपर वाला 1 में घटा दीजिएगा तो 2/3 यात्री शेष बचा, ठीक है। फिर अब क्या हुआ? तथा 280 यात्री चढ़ गए, तो 280 यात्री इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या बोला? चढ़ गए दूसरे स्टेशन पर, अब तक के यात्रियों में से आधे यात्री उतर गए। जितना यात्री है इसमें से हाफ उतर गया, आधा आधा उतर गया तो आधा बचा, ठीक है। इतना बचा, आधा उतर गए तथा 12 यात्री चढ़ गए, 12 फिर चढ़ा दीजिए इस पर, ठीक है। अब जो है तीसरे स्टेशन पर कितना बचा है? तो गाड़ी में 248 यात्री बचा है ना, ये जो है ना ये कितना है? 248 है, ठीक है। तो यही आपको निकालना है, एक का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा टोटल, है ना। आरंभ में कुल कितने यात्री थे तो टोटल आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? 12 इसमें घटा दीजिए, 248 है तो बच्चों का 48 बढ़ती है 36, यानी 236। यहाँ पर 12 घटाएंगे क्या आएगा? 236 आएगा। 12 घटा दीजिए तो 236 आ गया ये। और फिर 2 से इधर गुना कर दीजिए, ये जो है ना 1/2 है, 2 इधर गुना कर दीजिए तो 2 से गुना करेंगे क्या होगा? 236 है तो ये नहीं, 2 से गुना करेंगे 472। 472 और फिर क्या करेगा? 280 घटेगा 472 में, है ना, घटेगा ना। 472 में 280 घटा दीजिए तो ये क्या होगा? 2 और 10 7 17 में से 8 गया, 8 10 7 17 में से 8 गया तो 8 7 15, तो 7 ही होगा, है ना। 9 10 17 में से 8 गया, 9 8 17, है ना, तो 9 होगा, ठीक है। 9 8 17 होगा, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3 है ना, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 192, ठीक है। 192 में अब क्या करना है? ये 2 से फिर कटेगा, है ना, जब ये घटा दिए तब क्या हुआ? 2/3 मुख्य मान आ गया ये, तो 2 से इसको काटिए, 2 9 18 और 2 छक 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे इधर, है ना, बट्टा में 3 है, 3 उधर गुना कर देंगे तो इधर कितना बचेगा? मात्र 1 बचेगा, ठीक है। अकेला 1 बचेगा, 1 का मान क्या आ जाएगा? 3 से उधर गुना करिए तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 96 गुना 3 करिए, यानी 4 4 कम है, 100 में कितना? 4 4 कम है, 4 3 12 कम हो जाएगा 300 में, 300 में 12 कम होगा यानी 288, है ना। 288 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में दिया हुआ 288, करेक्ट आंसर क्या हुआ? 10 का आंसर आएगा बी, ठीक है। तो आसानी से बना लीजिएगा, समझ में ना आए दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन से ग्रहण किया गया, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, है ना। विधि के समक्ष कानून, है ना, कानून के समक्ष जो समता का अधिकार है वो कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। संघीय ढांचा, है ना, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ था? यहाँ पर 11 का सी हो गया, ब्रिटेन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सुपर गरुड़ शील्ड 2025 अभ्यास का आयोजन मुख्यतः किन देशों के मध्य होता है? तो सुपर गरुड़ शील्ड जो है ये भारत और इंडोनेशिया होगा ना। सुपर गरुड़ है ना, देखिए गरुड़ अगर बोलता है सिंपल गरुड़ शक्ति तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, लेकिन यहाँ सुपर गरुड़ शील्ड है तो ये अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? जोजिला दर्रा अवस्थित है, तो जोजिला दर्रा ये कहाँ मिलेगा? तो काराकोरम श्रेणी में, जोजिला दर्रा काराकोरम श्रेणी में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था ये कंबोज। कौन सा महाजनपद? कंबोज, है ना। कितने महाजनपद टोटल था? 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुतर निकाय, है ना, बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुतर निकाय। और
कौन सा जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है ना। 16 महाजनपद की जानकारी जो किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे बड़ा और शक्तिशाली वो था मगध, है ना। बिहार में पूछे कुल कितने महाजनपद था? तो 3 महाजनपद था। कौन कौन सा था? एक था मगध, और एक था अंग, और एक था बज्जी, है ना। अब तीनों महत्वपूर्ण है बिहार का है, इसलिए तीनों की राजधानी याद रखना है। मगध की राजधानी गृह ब्रज या तो राजगीर, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 15 में। क्या है? पोजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पोजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? तो ये धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। पोजिट्रॉन पर, है ना। देखिए प्रोटॉन पर भी पूछे धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP यानी COP कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ है जिम्बाब्वे में। कहाँ? जिम्बाब्वे में करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर ये सम्मेलन होता है। तो कोप पूछेगा आपसे, क्या मालूम? COP 29 कहाँ हुआ था, ठीक है। COP 29 जो कि 2024 में हुआ था, कहाँ हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, है ना। तो COP 29 कहाँ हुआ? तो बाकू में हुआ था। अब COP 39 कहाँ हुआ? तो COP 39 नवंबर 2025 में ही हुआ है। COP 30, तो COP 30 कहाँ हुआ है? तो 2025 में ये ब्राजील में हुआ। कहाँ? ब्राजील, याद रखना है, ठीक है। और COP 31 कहाँ होगा? तो ये होगा कहाँ? तुर्की में होगा ना। COP 31 जो कि 2026 में कहाँ? तुर्की में होगा, ठीक है। अच्छा, रामसर सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था, है ना। 1971 में कहाँ हुआ था? तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है ना, क्योंकि आप पढ़ाई वाला चीज़ तो है ना। पढ़ते हैं लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। अब जैसे एक स्टूडेंट पूछे थे क्या कि सर याद कैसे होता है, याद नहीं होता, याद कैसे करें, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट और एकमात्र तरीका है उसको रिवीजन करना। बार बार उसको पढ़ते हैं, याद हो जाता है। जैसे क्या है? एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। कैसे याद हो गया? बार बार उसको पढ़ें, बार बार देखें। कभी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं ना। कैट मीन्स बिल्ली, भूलते हैं? कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए बार बार जब रिवीजन करते हैं ना, तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। याद करने का कोई तरीका नहीं होता है, और तरीका यही होता है कि आप कुछ न कुछ रिलेट करके जोड़ लें। तो रिलेट करके सिस्टमेटिक ढंग से याद करते हैं तो आसानी से याद होता है, ठीक है। लेकिन रिवीजन जरूरी है। रिवीजन उसको भी क्या, जब तक 1-2 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। तो क्या रिलेट करके जब जोड़ते हैं ना, तो 1 से 2 बार जब रिवीजन कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए याद होता है, कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। और रिलेट करके जैसे हम बताते हैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए, और आप सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, तो उस तरह से अगर याद करते हैं तो क्या 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ता है, फिर हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। और अन्यथा रिलेट करके अगर नहीं याद करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से आप नहीं पढ़ते हैं, तो क्या बार बार रिवीजन करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा तरीका है ना पढ़ाने का, बस वैसे आप पढ़िए। वो क्या है, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको याद रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17। इसमें क्या है? पुष्प का नर भाग है। अब इसको क्या आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या फिर मात खा जाते हैं, ठीक है। क्या होगा? नहीं होगा, गड़बड़ा जाता है। आपको हम याद करवाते हैं पुष्प का नर भाग। नर मतलब क्या था? पुरुष, है ना। तो पुरुष कैसे रिलेट करेंगे? पुरुष, तो पू से यहाँ रिलेट कर लिए, पुंकेसर हो गया। देखिए इसको रिलेट कर लिए, बस छोटी सी चीज़ है, रिलेट कर दिया। नहीं रिलेट करते तो क्या याद कर लेते? अरे पुरुष का नर भाग है पुंकेसर, पुरुष का नर भाग है पुंकेसर, ठीक है। खूब याद किए, बाद में कन्फ्यूजन भी हो गया, भूल भी हो गया। जब रिलेट कर लेते हैं ना, तो 1 से 2 बार बस, बाकी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, तो वो चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो पुष्प का नर भाग हो गया पुंकेसर। यही वाला देखिए मादा भाग क्या हो जाएगा? तो जायांग हो जाएगा। इसको कैसे याद करना है? तो थोड़ा सा लगेगा देहाती टाइप का, लेकिन उसी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देहात में बोलते हैं ना, मतलब फीमेल को बोलते हैं जन्नी, है ना, बोलते हैं। तो जन्नी क्या होगा? जायांग हो जाएगा। तो नर का पुरुष हो गया, पुरुष का पुंकेसर, और मादा जो होता है जन्नी क्या हो गया? जायांग। तो मतलब कि मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है ना। तो थोड़ा सा आप अपने स्टाइल में रिलेट कर लेना है ना। याद तो करना है, काम मतलब इंटरव्यू में देना बोलना है, बस अपने में याद करना है। आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो गलत शब्द ही क्यों ना, अपने मन में याद कर लीजिए बना के, मतलब आसानी से याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। तो पू से क्या हो गया? पुरुष है, तो पुरुष नर भाग यानी पुरुष, तो पुंकेसर। और जो जनाना वाला हो जाएगा क्या? खेसारी यादव नहीं, लाल यादव गाता, गाना गाता है ना, तोरा जैसन ना है जनाना है, जाना जाना। तो वही जन्नी वाला क्या हो जाएगा? जायांग हो जाएगा, ठीक है। तो महिला वाला अगर पूछेगा तो जायांग रहता है, और पुरुष का नर भाग जो है वो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना है। चलिए बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में मिलेगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मिलेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यही माधव राष्ट्रीय उद्यान भी पूछेगा ना,
तो माधव बांधव है ना, माधव भी कहाँ मिलेगा, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। माधव क्या हुआ, अभी राष्ट्रीय उद्यान था, इसे लाटेस्ट अभी क्या हुआ, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक दलहन उत्पादन कहाँ, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सभी चीजें मध्य प्रदेश में। लाडली बहना योजना ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और पहला जो मित्र पार्क जो है स्थापित किया गया कहाँ, तो वो भी मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 19 में कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु एक नया टेस्ट शुरू किया गया है, जो है, तो वो कौन सा टेस्ट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु एक नया टेस्ट शुरू किया गया है, तो ये टेस्ट का शुरू किया गया, तो वो कौन सा है, तो आंसर क्या होगा इसका, ब्रोंको टेस्ट है ना। ब्रोंको टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बना है अभी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। कौन है वो, मिथुन मिन्हास है, मिथुन मिन्हास। एक्वारेजिया मिश्रण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेबल प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3 होता है, यही होता है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करता है, क्या पूछा मान लो, इसका रेशियो पूछ देता है। तो एक्वारेजिया में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये 3 होता है। ठीक है, और जो नाइट्रिक अम्ल होता है 1 होता है। 3:1 अनुपातों में होता है। ठीक है, 3:1 होता है। तो ये आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या है, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्तिनी पूजा या क्या है, कन्नगी पूजा का प्रारंभ किया गया था। पत्तिनी पूजा और कन्नगी पूजा का प्रारंभ किया गया था किस संगम वंशीय शासक द्वारा, तो इस किसके द्वारा, चेर के द्वारा किया गया था ना, चेर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन है ना, करेक्ट आंसर क्या, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मोम्पा जनजाति का निवास स्थल है, तो इसका निवास स्थल कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको याद करवाते क्या, दीफू दर्रा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है, बोमडीला दर्रा, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा वही है जो पूछा जाता है ना आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। सेला सुरंग का संबंध किससे, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और दिबांग मठ पूछे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तवांग मठ पूछे, देवांग घाटी पूछे, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है, और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अच्छा, इसके इस वीडियो के बाद है ना आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी करंट अफेयर का एक वीडियो अभी डाले हैं, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर अभी बुक जो लॉन्च हुआ एडिटोरिया की तरफ से, एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2026 है ना, ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें आपको एक जो 100 क्वेश्चन का जो है फटाफट 100.com जो क्वेश्चन है 100 प्रश्न वो वाला आप करवा दिए। ठीक है, उसके बाद जो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है 1000 प्रश्न जो है लेटेस्ट करंट अफेयर आपको दिया हुआ है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखना है, वो 20 टेस्ट में दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो आपको हम 20 टेस्ट को जो है ना उसको आप टेस्ट 1 2 इस तरह से इस वीडियो के बाद आपको हम लेकर आएंगे। तो करंट अफेयर वाला वो 20 टेस्ट है ना, कहीं से भी देखें, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत लगाना जरूरी है, वो 20 टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, आपके डायरेक्ट एडिटोरियल से जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो वाला वीडियो इसके बाद जो है वही वाला वीडियो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाएगा आपका कौन सा, जो केजीएस का, और केजीएस का कुछ बचा हुआ है, डबल स्टार का बचा हुआ है। ठीक है, तो वो सब हम करवाएंगे, नज़र उस पर बनाए हुए हैं हम। ठीक है, सभी आपको टोटल करवा देंगे। टोटल जो 20-20 टेस्ट स्टार्ट हुआ था खान सर का, खाकी सीरीज और डबल स्टार, वो सभी हम करवाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ बचे हुए हैं तो वो हम करवाएंगे, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, मौका मिलते ही एक एक करके करवाते जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्या, अब क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं कि स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है। तो स्ट्रोमा जो है किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है, ये लवक में उपस्थित रहता है। रत्नागिरी लौह अयस्क के लिए उत्पादक क्षेत्र ये प्रसिद्ध है, तो ये अवस्थित कहाँ पर है, रत्नागिरी मिलेगा कहाँ आपको, तो ये है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र है वो केंद्र कौन सा, तारापुर। तारापुर कहाँ पर है, तो वही महाराष्ट्र में मिलेगा। भारत का पहला जो एआई स्कूल, मतलब एआई स्कूल तो केरल में, एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के चेंगदू में आयोजित विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये चीन ही शीर्ष पे रहा है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियोगी समिति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इस पे विचार करना है। और पूछा क्या, कौन सा कथन सत्य है? तो श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का गुण है। तो ये पर यहाँ पर क्या पूछा, ये श्यानता जो है ठोस, द्रव और गैस का गुण है क्या? तो ये गलत है ना। श्यानता है ना ठोस दे दिया यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक आदर्श तरल की सान्यता जो है ये शून्य होती है, ये वाला सही है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाती है, ये गलत है। केवल यहाँ पर दो सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की ओर से भाग लिया। तो भारत की ओर से भाग लिया था आईएनएस कदमत भाग लिया था। दिमासा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दिमासा जनजाति ये असम में निवास करती है। कहाँ? असम में निवास करती है ना। असम में ही आपको क्या मिलेगा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई, वो कहाँ पर? असम में है। खेड़ा का युद्ध जो है ना, खेड़ का युद्ध है ना, खेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ का युद्ध हुआ था 1707 में। 1707 में खेड़ का युद्ध हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? वो भी 1707 में हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है। अब प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वो भी 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भी 1992 में हुआ था। और जो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। और बिडाल टेस्ट जो है, बिडाल टेस्ट वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता गुंडाधुर था। कौन? गुंडाधुर था। और ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ताप गति का प्रथम नियम क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो ये मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है? तो देखिए इसमें असत्य पूछा कौन सा है। देखिए पहला क्या है, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, यही गलत है ना। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाकी वाला यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, ये सही है। ये फोटोन की बनी होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी है। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि देखिए क्या हुआ कि 68% लड़कियां पास हुआ और 52% लड़के पास हुए, लेकिन क्या हुआ परीक्षा में फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो फेल वाले पूछ रहा है तो फेल वाला ही पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि 1400 लड़का है, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे लिखना है, 1400 लड़का है और गुना क्या बोला, कितना प्रतिशत, मतलब कितना हम देखेंगे क्या, कितना फेल हुआ, कितना लड़का फेल हुआ उसका परसेंटेज निकाल देंगे ना। बटा में टोटल लड़का और गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कितना लड़का फेल हुआ है, लड़का लड़की दोनों मिला के। ठीक है। तो देखिए 1400 लड़का है, उसमें क्या 52% लड़का क्या हुआ, पास हुआ। तो फेल कितना होगा, 52 अगर पास हुआ तो फेल हुआ होगा कितना, 48% फेल हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 48% फेल लड़का। ठीक है। प्लस लड़की के बारे में 900 लड़की है, इसमें क्या हुआ 68% लड़कियां जो है पास हुआ। ठीक है। तो फेल कितना हुआ, तो 100 में घटाइए 68 तो क्या होगा 32% लड़का क्या हुआ, लड़की जो है वो फेल हुआ। तो 32% यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। ये क्या हुआ, टोटल फेल वाला लड़का लड़की है। ठीक है। और टोटल लड़का लड़की कितना है, 14 और 9 जोड़िए कितना होगा, तो 14 और 9 23 है ना, 2300। अब गुना 100 करिए, आंसर आ गया। ठीक है। कैलकुलेट करिए, इसको आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करना, देखिए परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ भी परसेंट से 2 शून्य काट दीजिए। अब इसको गुना करिए 14 और गुना 48। ठीक है। तो 14 गुना 48 करेंगे तो क्या आएगा, 14 अट्ठी बरियोतल से यानी कि 2 है ना, ये आएगा क्या 2। इसको जब गुना करिएगा ना, 14 गुना 48 कीजिएगा तो आएगा, आपको कैलकुलेट करिएगा तो 672 आएगा। अब प्लस में ये आएगा 32 गुना 9, ये आएगा 288 है ना। अब बटे में क्या होगा, देखिए यहाँ गुना किए थे 100 से, तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 यहाँ आएगा था क्या 672 और 288, ये दोनों को जोड़िएगा ना, जैसे कि 688 आएगा। लड़का जो है 672 लड़का जो है ये क्या हुआ, फेल हुआ था, और 288 लड़की फेल हुआ था। और टोटल कितना 23 और शून्य से डबल शून्य से ये कट गया।
ठीक है, अब 23 से इसमें भागा दे देंगे तो 672 और 288 जोड़िएगा, 6 दो कितना है 800, 800 और 88 72, ये कितना हो जाएगा तो 960, 960 बटा में 23। अब इससे भागा दीजिए, 23 चौक 92, 23 चौक 92 4 आया। अब 4 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त जो कारण संबंधित है, जैसे कि लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये सब लक्षण किसका है, तो ये है निकट दृष्टि दोष का है, इसका है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अवस्थित है कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या, एक नया जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन ममता बनर्जी के द्वारा किया, दीघा घाट पर है, याद रखना है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो बिहार से नेतृत्व करने वाला मजहरुल हक है ना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, मजहरुल हक ने किया था। यहीं पर क्या है, ये श्री कृष्ण सिंह, ये कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काइटन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है, काइटन डोरिस जो है ये मोलस्का संघ का जीव है, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा संघ है, इसी में आपको कीड़े मकोड़े मकड़ी है ना, तिलचट्टा, ये सब सब किस में आ जाएगा, जितने भी वो सभी अधिकतर जो कीड़े मकोड़े तिलचट्टा ये सब जो है ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ये सबसे बड़ा संघ है, लगभग 2/3 है ना जो जंतु जीव जंतु है इसी में आता है, ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ठीक है। फिर यहीं पर बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा जंतु जगत का संघ कौन सा है, तो यह मोलस्का है, ठीक है। मोलस्का में ही पाया जाता है, पूछा जाता है ऑक्टोपस किस संघ में पाया जाता है, तो ऑक्टोपस घोंघा सीप स्क्विड ये सब मोलस्का संघ में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्टोपस घोंघा सीप ये सब घोंघा किस संघ का जीव है, तो मोलस्का संघ का जीव है, स्क्विड भी मोलस्का संघ का जीव है। एकाइनोडर्मेटा में पूछा जाता है जो समुद्री जीव होते हैं ना, तो पानी में रहने वाला अधिकतर जीव किस में रहता है, एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 3 वर्ष होता है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में हुआ था। और यहीं पर पूछे बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वी रामा सुब्रमण्यम है, कौन, वी रामा सुब्रमण्यन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 में, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगाली के द्वारा लगाया गया था। पहला भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, पुर्तगाली है। पहला पुर्तगाली यात्री कौन है, वास्को डी गामा। कब भारत आया था, 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया था, तो 1502 में आया था। तीसरी बार कब आया था, 1524 में आया था। देखिए बार बार इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी जो याद जैसे जल्दी नहीं होता, भूल जाते हैं, तो आपको उसमें आपको हेल्प करने के लिए, जैसे आप पढ़े होंगे या तो मैंने ही आप हमारे वीडियो ही देखे होंगे कि जो वास्को डी गामा है दूसरी बार 1502 में आया था, ठीक है। दूसरी दो 1502 में, ठीक है। तो आपको बार बार हम बताते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। आपको भटकना नहीं पड़े, जैसे आप अब मन में अब ये 1498 बताएं, अब फिर मन में आपका आ जाएगा क्या, दूसरी बार कब आया था, तो आप खोजेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बताते ना, जैसे आप खुद से जब खोजेंगे ना और गूगल पे सर्च करेंगे तो कन्फ्यूजन या तो खोज ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम यहाँ पर आपको बताते हैं कम समय में आपको आसानी से रिवीजन हो जाता है। तो 1498 में पहली बार, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में भारत आया था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो भारत में कहाँ आया था, केरल के कालीकट पर आया था। स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर ये बनाया था फर्मी ने। किसने बनाया था, फर्मी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, इसमें क्या, भारत का संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये सही है। 1976 में उद्देशिका में पंचनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये भी सही है। शब्द अखंडता सदैव उद्देशिका का एक अंश था, यही गलत है, क्योंकि जो 1976 में जैसे पंचनिरपेक्ष जोड़ा गया था ना, तो इसी समय शब्द जोड़ा गया था, क्या, समाजवादी, अखंडता और पंचनिरपेक्ष, है ना, जिसको डी बोल सकते हैं, शेड है ना, शेड से याद रखना है। तो ये समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष बोलिए, पंचनिरपेक्षता है ना, पंचनिरपेक्ष अभी धर्मनिरपेक्ष का क्या नाम बदलकर पंचनिरपेक्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था ना। संविधान का ये क्या बोला, उद्देशिका का एक अंश था, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था के एल राव के द्वारा किया गया था, के एल राव के द्वारा। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है क्या, सेमोफाइट्स कहा जाता है, क्या, सेमोफाइट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस
ले सकता है। तो कब वापस ले सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। कब? जब राष्ट्रपति की वो इच्छा हो। अध्यादेश आपको हम बार बार बताते हैं ना, याद हो गया होगा अब तक, है ना, कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213, और यही एक को इधर कर देते हैं, सीधा कर दीजिए 1 2 3, 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो विषाणु से कौन सा नहीं होता है? तो गोनोरिया जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। गल शोथ, हर्पीज और चेचक जो है ये वायरस से होने वाला। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवास की। जबकि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था? तो ये थे हम्मीर देव। कौन थे? हम्मीर देव करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दाग एवं हुलिया के प्रथा शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। और क्या? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक सेल किसको बोलेंगे? द्वितीयक सेल किसे बोलेंगे? प्राथमिक सेल यानी कि मात्र एक बार, है ना, किसी को बैटरी जो है ऐसा सेल जिसको केवल एक बार यूज करके उसे फेंक देते हैं। ठीक है। और दूसरा द्वितीयक सेल किसको बोलेंगे? तो जो रिचार्जेबल होता है ना, एक बार यूज किए समाप्त हो गया, फिर उसको रिचार्ज करके फिर इसको यूज कर सकते हैं, वो द्वितीयक सेल में आता है ना, दो दो बार यूज कर सकते हैं। ऐसे कर इसको रिलेट कर लीजिए। देखिए प्राथमिक सेल यानी कि पहली बार एक ही बार, है ना, प्रथम बार ही यूज करिए, कहानी खत्म। और द्वितीयक सेल में क्या? दो बार यूज कर सकते हैं। इस तरह से रिलेट करिएगा, यानी कि वो हो जाएगा क्या? रिचार्जेबल, है ना, दो बार। एक रिलेट कर याद करने के लिए हम बोले दो बार, बाकी तो उसको कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब दो बार मतलब कि द्वितीयक सेल, और प्राथमिक सेल मतलब एक ही बार, कहानी खत्म। ठीक है। तो इसलिए दो बार द्वितीयक सेल या दो बार या दो से अधिक बार यूज कर सकते हैं उसको, वो द्वितीयक सेल कहलाएगा। ठीक है। मतलब मोटा मोटी एक रिचार्जेबल हो जाएगा। ठीक है। दो बार जैसे किया मतलब रिचार्जेबल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। प्राथमिक सेल में क्या हुआ? प्राथमिक सेल का उदाहरण उदाहरण जो है डेनियल सेल जो है, ये क्या है? रिचार्जेबल है। प्राथमिक से मतलब क्या है? ये नहीं रिचार्जेबल, ये क्या है? प्राथमिक सेल, एक बार यूज किया, कहानी खत्म इसका। ठीक है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है ये डेनियल सेल, लेक्लांसिया सेल, वोल्टियर सेल, ये है। सीसा संचायक सेल जो है ये प्राथमिक सेल का नहीं बल्कि द्वितीयक सेल का उदाहरण है ये। सायम उपोसथ नामक सभा संबंधित है। तो सायम उपोसथ नामक सभा जो है ये संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में हुआ था। 1976 में याद आ रहा है क्या क्या हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है ना, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था ना, जो कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है। 1976 में ही हुआ था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? संशोधन द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 14, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या है अनुच्छेद 14 में? तो कानून के समक्ष समता का अधिकार, है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको अगर बात कराते हैं तो ये सब जो अनुच्छेद है ना, जैसे 14 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 32 हो गया, ये सब क्या है? ये सब मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यहाँ से 12 से 35 तक जो है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, टॉप टॉप अनुच्छेद है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, वो यहाँ पर एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। क्या? देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में, लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। और दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। और प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में लगाना प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में है। किसी भी धर्म को मानने या तो स्वीकार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है ना। धार्मिक प्रबंध करने का व्यवस्था अनुच्छेद 26 में है। फिर आपको पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद कहाँ पर है? 29 में है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान का स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद 31 में क्या पहले था? संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। तो फिर अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है। इस सारे अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 56 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव बने हैं। तो ये कौन बने हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है?
तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। पिरपंजाल पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये है वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 59। इसमें क्या विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? तो विदेशी व्यापार का भुगतान ये किससे संबंधित है? तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। भुगतान संतुलन से। गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? गेहूं, मक्का तथा बांस जो है ये कुल किस कुल से है? तो ये किस कुल से हो जाएगा? तो ये ग्रेमिनेसी कुल का ये पौधा है सभी। नेक्स्ट क्या? अगस्त 2025 में एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो चीन के तियानजिन शहर में हुआ था। चीन के तियानजिन शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, इसमें से 2% जो है अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे? तो कुल निकालना है। तो इसको क्या करना है? देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दो उम्मीदवार थे, 75% ने अपना वोट किया। वोट कितने किया? 75% लोग, यानी कि 3/4 लोगों ने वोट किया। ठीक है, 75% का मान यही है। 2% अवैध हो गया। ठीक है, तो अवैध हो गया नहीं, वैध कितना हुआ? 98%। 98% वैध है। अब बोला क्या? एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोट का, ये जो वैध वोट है इतना, इसका कितना? 75% है। यानी कि 25 या 75, 25 चौके 100, ये है कितना? 9261 है ना, यही तो दिया हुआ है ना, कि एक उम्मीदवार को इतना मिला जो वैध, जो वोट मिले हैं कुल वैध मतों का, है ना, तो इतना लोगों ने वोट किया था 75%। उसका वैध मत कितना हो जाएगा? अवैध था 2%, वैध हो गया 98%, और उसका जो है 75% वोट मिला है। अब यहाँ पर एक का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक का मान आसानी से निकालने कैसे? तो इसको काटिए ना, कितने से कटेगा? देखिए 3 तिया 9, 9 से ये कट जाएगा, 9 एक ये 9, फिर 9 से कट जाएगा, छोटा है ये तो शून्य बैठा दिए, फिर 9 दूनी 18, और 18 8 26, 9 9 81, 9 9 81, 10 29 बार में 10 29 में कट गया 9 से एक बार, है ना, और फिर कटेगा क्या? 7 से इसको काटिए, देखिए 64 98 कट रहा है ना, 7 से फिर इसको काटिए, 7 एक 7, और फिर है 3 यानी 7 चौक 28, और फिर 4 है, 4 पर 9 यानी 7 7 49, कट गया ना। और फिर ये कितने बार में कटा था? 64 98, 14 बार में कटा था। और फिर काटेंगे 7 से फिर कटेगा मालूम, 7 से इसको काटिए, 7 दूनी 14, और 7 से ये कटेगा 21 सती 47 से 21 बार में। ठीक है, फिर 2 से ये नीचे वाला काट दीजिए, 1 4, 2 बार में ये कट गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे सिर्फ बचा 4, ये वाला 4 और ये वाला 2, ये बचा है ना, तो 4 दूनी 8 और गुना 21 कितना होगा? 21 अठे 68 से, और ये एक 100 बचा है। ठीक है, 21 से 68 से यानी 168 डबल शून्य, 168 डबल शून्य कहाँ है? यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप बनाइएगा एक बार और आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। 75% लोगों ने वोट किया था तो 3/4 कर दिए 75% का मान। 2% अवैध बोला तो अवैध कितना हो जाएगा? 98% कर दिए। ठीक है, कर दिए, और उसके बाद क्या बोला? एक उम्मीदवार को इतना वोट वोट मिला, और कुल वैध वैध वोट का इतना है, कितना है? 3/4 है, और कितना मिला? तो इतना मिला, बस यही तो किए थे। इसमें क्या वो कैलकुलेट कर दीजिए, एक का मान निकाल दे रहे हैं, टोटल मान निकल जाएगा उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, किसी खोखले गोले के अंतर्गत जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्या? शून्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये लाहौर की संधि पर हुआ था। कब हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? ये 1845 और 46 में हुआ था। नेक्स्ट क्या? प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अभी बताए थे ना कौन? वी रामा सुब्रमण्यम है। और गृह मंत्रालय, अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये युद्ध था कौन सा? खानवा का युद्ध है ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था ना। पानीपत का 1526, और खानवा का 1527। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 68 में क्या? सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द
ये किसने दिया था? ये व्हाइट मैन ने दिया था। किसने? व्हाइट मैन ने दिया था। प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलवाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोज करता है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? तो डी ब्रोगली है। कौन? डी ब्रोगली। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो ये था झारखंड, है ना, झारखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और बड़ा सौर पार्क है, भारत का के किस प्रांत में स्थित है? शक्ति स्थल जो है सौर पार्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर क्या बताइएगा? ये कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ? कर्नाटक है। यक्षगान नृत्य कहाँ का? कर्नाटक का है, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बेंगलुरु है। वहीं पर क्या इसरो का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भू राजस्व का या लगान विषय है। भू राजस्व या तो लगान विषय है किसका? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। मूल संविधान में संघ सूची में कितना? 197 विषय था ना। पूछेगा मूल संविधान में कितना, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में कितना? 66 विषय, समवर्ती सूची में कितना? तो 52 विषय। तो 1 मिनट, 47 विषय है ना, 66 और यहाँ पर 47 विषय, ठीक है। अब वर्तमान में क्या पोजीशन है? संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में कितना? ये 5 विषय जो है राज्य सूची का निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में हो गया 61 विषय और वर्तमान में जो समवर्ती सूची में कितना हो गया? तो 52 विषय हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। संघ सूची में क्या आता है? जो राष्ट्रीय लेवल का है। राज्य सूची में जो है जैसे राज्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मेला हो गया, पुलिस हो गया, सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आ गया। बाकी जो केंद्र सूची में क्या आता है? संघ सूची में जैसे जनगणना, जनगणना होता है संघ सूची में, जबकि जनसंख्या जो होता है नियंत्रण वो राज्य सूची का विषय है। तो जनगणना हो गया, रेलवे हो गया, विदेश मामले हो गया, ठीक है, ये सब होता है संघ सूची का विषय होता है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया ना। अभिनव बिंद्रा पहला जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता जो है ना ओलंपिक में, ये अभिनव बिंद्रा ही है। दूसरा था वो नीरज चोपड़ा, ठीक है, दूसरा है ये नीरज चोपड़ा। पहला कौन है? अभिनव बिंद्रा ही है। क्यूसेक में ट्रैक एंड फील्ड में अगर पहला पूछे तो वो नीरज चोपड़ा हो जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है क्या? जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो ये थे न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सब क्या हुआ? राज्य के पुनर्गठन आयोग में सम्मिलित था फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और एम पन्नीकर। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 में होता है, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? तो ये बात है 1956 की है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो पनीर जो है किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये जेल है। क्या है? एक जेल है। ए किसी काम को 45 दिन में, बी 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है और फिर बी बचे हुए काम को 23 दिनों में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो इस मतलब कहने का ये है कि ए और बी दोनों शुरू किया था, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ? ए काम छोड़ दिया। ए जब काम छोड़ा ना तो बाकी जो काम बचा वो बी अकेले कितना 23 दिन में कर दिया, ठीक है। तो बताइए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ए जो है 45 दिन में काम किया, कर सकता है, ठीक है, और बी जो है कितना दिन में कर सकता है? 40 दिन में काम कर सकता है। ये दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 45 गुना 8 करेंगे 360 आ जाएगा और 4 नमा 36 यानी कि 40 गुना 9 यानी कि एक दिन में कितना बी जो है 9 काम करेगा। अब क्या हुआ? देखिए इसको ऐसे बनाना है। तो बोला क्या? बचे हुए काम को 23 दिनों में बी कर दिया, ठीक है। तो बी जो है ना बचे हुए काम को समाप्त किया 23 दिन में। 23 दिन में कितना काम हुआ हम ये देखेंगे कि 23 दिन में कितना काम कर सकता है। तो एक दिन में बी देखिए कितना 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा, है ना। 23 दिन में कितना काम करेगा? तो 23 नमा क्या हो जाएगा? 207, है ना, क्योंकि 23 दें 230 होता है, तो 230 में 23 घटा दीजिए, 23 नमा 207 काम। तो 207 काम जो है ना ये 23 दिन में किया था, लास्ट में 23 दिन में। तो 207 काम इसमें घटाइए, 360 में 207 काम घटाइए, तो क्या होगा? 60 में से 7 घटाइए 53 और 300 में से 100 घटाइए तो 1, यानी कि 153। ये क्या हुआ? 153 जो काम है ना ये किया था शुरुआत में जब ए और बी लगा था ना, तो वही 153 काम किया होगा, तभी तो शेष काम बचा 207, है ना। 153 काम कर लिया तो 207 काम अकेले बी कर दिया,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 153 में दोनों किया था शुरुआत में, तो एक दोनों मिलके शुरुआत में किया था, और उसके बाद क्या हुआ था, ए छोड़ दिया था, तो दोनों मिलके देखिए 153 काम जो है कितने दिन में कर रहा है, तो 9 और 8 कितना है, 17, दोनों मिलके जो है ए और बी 9 8 17, 17 से भागा देंगे जब किस में 53 में, 153 में, 17 53 से, तो 9 दिन में, ठीक है, यानी कि 9 दिन ये दोनों मिलकर काम किया था। वही पूछा कि कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया था, तो एक कब कितने दिन के बाद छोड़ा था, 9 दिन है ना, 9 दिन के दोनों मिलकर काम किया था, तो 9 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, समझे। फिर से देखिए, ए जो है 45 दिन में, बी इतने दिन में कम कर सकता है, दोनों के एलसीएम ले लिए, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 45 से भागा देंगे 360 में, तो 8 आया, यानी 8 काम कर सकता है। बी जो है 9 काम कर सकता है। अब क्या लास्ट में बोला था, क्या बचे हुए काम को ने बी 23 दिन में काम किया, तो हमको पहले ये निकालना है 23 दिन में वो काम किया था कितना, तो 23 दिन में इसका कैपेसिटी एक दिन का कितना 9 है, तो 23 दिन में कितना किया था, 23 ने 207 काम किया था। अब 207 काम है 360 में घटा दिए, तो 360 में जब 207 घटा दिए बचा कितना 153। अब 153 ही काम था वो जो कि वो कर लिया था ए और बी दोनों मिलकर, जिसमें से फिर एक क्या हुआ छोड़ दिया था, तो वही पूछा कितने दिन के बाद छोड़ा था, तो दोनों मिलकर कितना काम किया था, तो 17 नंबर 53 से 9 दिन में किया था, तो 9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस इंडिकस है, ठीक है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 ये किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ, एथेंस में आयोजित हुआ था। बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, तो बुर्जिला दर्रा ये मिलेगा कहाँ, बृहद हिमालय में स्थित है। पख्तून पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये है आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था मालूम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक कौन सा है, असहयोग आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये बात है 1919 के, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन कब की बात है, ये 1905 की है। और भारत छोड़ो आंदोलन मालूम है 1942 की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया बी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, बी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कीटोन का क्रियाशील समूह कौन सा है, तो ये है डैश सीओ डैश है ना, ये वाला है। कीटोन का क्रियाशील समूह कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 में क्या, किस गुप्त शासक के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे, तो विद्या के प्रमुख केंद्र था, ये किस गुप्त शासक के काल में था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था ये, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के बारे में आपको हम बताते रहते हैं। देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, उसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त संवत जारी किया था 319 और 20 ईस्वी में जारी किया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, जबकि ईरान का नेपोलियन किसे, नादिर शाह को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो है सिक्कों पर बिना बजाते हुए किसे दिखाया गया था, समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। अब प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख का संबंध किसे, समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या नौ रत्न रहता था, और अकबर के दरबार में भी नौ रत्न रहता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही चीनी यात्री कौन आया था, फाहियान, और हर्षवर्धन के समय आया था हुएनसोंग, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है, क्या सोरोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी मतलब ऑफियो फो सांप है ना, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन, और इक्तियोलॉजी जो है मछली का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, डिगबोई जो असम में तेल कुआं की खुदाई किस वर्ष हुई थी, तो भारत का सबसे पहला जो तेल शोधक कारखाना कौन सा है, असम में ये डिगबोई, कौन सा है, असम का डिगबोई है, ठीक है। आपको याद करवाते हैं कि डिग बॉय है ना, अंग्रेज देखा था, हाथी एक जगह बैठा था, उसका बॉडी में देखा तेलिए तेलिए, तो एक लड़का को बोला डिग बॉय, डिग मतलब खोदना, बॉय मतलब लड़का, तो वही से नाम हो गया डिग बॉय, ठीक है। पहला तेल शोधक कारखाना असम में भारत का, ठीक है। और ये पूछा कि खुदाई किस वर्ष हुई थी, तो ये किस वर्ष हुआ था, तो इसका है 1889 में, कब, 1889 में हुआ था, ठीक है। 1889 में ही ना पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, 14 नवंबर 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। अगस्त 2025 में विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है, विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, कौन है, रियल मैड्रिड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, आपको याद करवाए थे ना, केला सस्ता है, केला सस्ता है, सस्ता यानी जस्ता, जस्ता कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और गेलेना किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट क्या है, वन्य जीव
जंतुओं का संरक्षण विषय है। वन्य जीव संरक्षण जो है ये किस विषय में आता है? तो वन्य जीव आ जाएगा किसमें? समवर्ती सूची का आ जाता है ना। जैसे शिक्षा है समवर्ती सूची का आता है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल इसमें कौन सा है? तो ये अकाली दल जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। सफेद अभ्रक के टुकड़े मिलते हैं तो अवसादी चट्टान में और आग्नेय चट्टान, ये दोनों में मिलता है। ठीक है, चट्टान कितने प्रकार का होता है मालूम है ना? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान होता है। इसका अलग आंसर क्या हुआ? बी और ए और बी होगा ऑप्शन। देखिए फिर समझिए, यहाँ पर क्या सफेद अभ्रक के टुकड़े मिलते हैं। सफेद अभ्रक के टुकड़े ये मिलता है कहाँ मालूम? ये आग्नेय चट्टान में और कायांतरित चट्टान में मिलता है ना, यानी कि ऑप्शन डी होगा, बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर दो 9 दिसंबर 1946 वाला होगा, ये वाला नहीं, 9 दिसंबर 1946 वाला। ठीक है, 1946 में पहली बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ किया गया था? संविधान सभा के समक्ष। तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, ये तीनों डेट काफी महत्वपूर्ण है तो याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हुआ था? पहली बैठक पूछा था तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 93 का बी। ठीक है, अच्छा पहली बैठक तो ये हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या, संविधान सभा को जब अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर कब किया गया था? 1949 में, है ना। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो ये जब पहली बैठक हुआ था और अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो यही दोनों डेट के बीच जो गैप होता है ना, वही होता है संविधान बनने में। समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, 26 नवंबर को इसलिए अंगीकार किया गया था 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ना। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो वो 24 दिसंबर 1950 को हुआ था ना। और फिर 26 दिसंबर को 1950 को 26 जनवरी को, यानी कि 24 जनवरी को अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, फिर समझिए, अंतिम बैठक पूछे 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार किसने किया था? संविधान सभा का विचार एम एन रॉय ने किया था। किसने विचार किया था? एम एन रॉय। ठीक है, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी एन राव थे। ठीक है, दोनों जैसे एक जैसा नाम है ना, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप याद करते होंगे भूल जाते होंगे, लेकिन याद कैसे करना है ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए? तो संविधान सभा का विचार, विचार मतलब मन में करते हैं विचार। ठीक है, तो विचार किसने दिया? एम एन रॉय। मन में करते हैं एम एन रॉय, मन में एम एन रॉय, मन में एम एन रॉय। तो मन में विचार करते हैं तो विचार हो जाएगा, जैसे में आएगा ना कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था। अगर इस तरह से याद नहीं किए तो दोनों रहेगा, अरे एम एन राव होगा या तो बी एन राव होगा, वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा और वहां पर गलती हो जाएगा। वहां पर क्या हुआ, आज जब इस तरह कन्फ्यूजन होता है तो फिर मजा भी नहीं आता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से याद करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जैसे कि विचार तुरंत दिमाग में, अरे विचार मन में एम एन रॉय, खटा के आंसर मारे, फिर आगे बढ़ गए एकदम उत्साहपूर्वक। और फिर क्या हुआ, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो बी एन राव होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को की सूची में इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए नोकरेक है ये शामिल, सिमलीपाल है, कंचनजंगा, ये मानस नहीं है ना, ये मानस जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है? गन मेटल का अवयवी धातु है। गन मेटल का अवयवी धातु, ये किसका मिश्रण है? गन मेटल, तो ये हो जाएगा कॉपर है, जिंक है और टीन है ना। तो तांबा, जिंक और टीन का ये मिश्रण है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रैंकिंग फोरम के द्वारा 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर कौन रहा था? आपको हम बताते हैं कि सबसे बेस्ट जो IIT होता है, सबसे अच्छा IIT संस्थान कौन सा है? तो मद्रास होता है हमेशा। एक बार पहले 2025 की बात नहीं है, 2024 में भी, 2023 में भी, तो सबसे अच्छा जो है जो IIT कौन है? तो मद्रास है, IIT मद्रास है। सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः, यानी कि मूल जब स्टार्ट हुआ था इसका 1950 की बात है, तो उस समय कितने न्यायाधीश था? तो 8, कितना? 8 था। ठीक है, वर्तमान में क्या पोजीशन है? तो टोटल 34 न्यायाधीश है ना, यानी कि 33 है आपका अन्य न्याय, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश जो कि सूर्यकांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये कहाँ पर किया गया? तो पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव ये श्रीनगर के डल झील में किया गया है ना। तो पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव तो श्रीनगर के डल झील में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हरा कशिश कौन है? तो हरा कशिश फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। FeSO4 7H2O, ये क्या फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। 99 का डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वही हैं जो कि 1856 में जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू हुआ था उसमें सहयोगी जो मुख्य सहयोगी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ये सोम प्रकाश का हो गया, संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहीं पर पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश, तो आंसर क्या लगाइएगा? सत्यार्थ प्रकाश के संपादक कौन है? ये लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और संवाद कौमुदी का कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारी चीजें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका टेस्ट नंबर ऑफलाइन टेस्ट आपका 18 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।